हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास दैट इज़ संदीप मुस्लिम क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस फंक्शंस ऑफ constitution, what is the importance of constitution, that is what we were studying. And in this topic we have already studied 3 functions. Okay, today we will carry on with the remaining 2 functions. Or first let us have a revision. In previous topic we studied about what are the functions of constitution. Our first function was constitution allows coordination and assurance. ठीक है, हमारा पहला फंक्शन था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस को अलाउ करता है। कैसे अलाउ करता है और क्यों अलाउ करता है? क्योंकि यू नो एट विच एवर द कंट्री इज, हमेशा देखा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, और बहुत सारी डाइवर्सिटी जब पाई जाती है तो डेफिनेटली उन सारी डाइवर्सिटीज़ के लोगों की अलग अलग डिमांड्स, अलग अलग बातें होती है, वो सब अपनी अपनी जो है वो रिस्पेक्ट चाहते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन अपने नियम से, बेसिक रूल से क्या करता है कि इन सारी डाइवर्सिटीज़ को एश्योर करता है कि वो अब उस देश में सेफ है। ठीक है, तो उनके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, और उनके बीच में जो इनसिक्योरिटी की भावना होती है उसको वो दूर करने का काम करता है। सेकंड फंक्शन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन कौन लेगा कंट्री में, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले सकती है, डिसीजन करने का प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जो रूल्स वगैरह है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये बताना कि डिसीजन मेकिंग कौन करेगा और कैसे करेगा और किस प्रकार डिसीजन मेकिंग किया जाएगा। थर्ड फंक्शन हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ कि गवर्नमेंट का जो पावर है उसको लिमिट कैसे लगाते हैं। देखो, किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय करना शुरू कर दे। जब गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर एंजॉय करती है तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेसिव भी हो सकती है, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने मोरल से, अपने पाथ से भटक जाती है। तो गवर्नमेंट के साथ ऐसा ना हो और वो पावर का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करे, वो किसी भी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट को लिमिट लगाए। तो ये कौन करता है काम? ये काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जो कि आज हम जिसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट फंक्शन? एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना ही नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन का एक काम ये भी होता है कि वो सोसाइटी के गोल्स और एस्पिरेशन, आकांक्षाएं, इच्छाएं, सोसाइटी के लिए एक पर्टिकुलर मानक स्टैंडर्ड सेट करना, आइडियल सोसाइटी बनाने की तरफ आगे बढ़ना, ये काम करना भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, हम कई बार देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर गवर्नेंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने से काम नहीं चलता, कि गवर्नमेंट को सिर्फ रूल्स बना देना, कानून बना देना, और कानून बना देने के बाद आप सोचते हो कि गवर्नमेंट प्रॉपरली चल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अगर हम कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि भाई वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है, डिसीजन मेकिंग पावर करता है, लिमिट लगाता है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोसाइटी के लिए भी एक रोल है। ठीक है, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के सोसाइटी के लिए रोल की बात हम जब करते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, वो जस्ट सोसाइटी तैयार करे। क्या तैयार करे? जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको बराबर अधिकार मिले, सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट किया जाए। तो ऐसी सोसाइटी बनाना भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। ठीक है, और ये ऐसी सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या ले करता है, एक प्रकार से फाउंडेशन बनाने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार की सोसाइटी का। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, जो बहुत पहले बने थे, वो सिर्फ कानून बनाना और साथ के साथ में लिमिट लगाना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, सिर्फ यहीं तक ही सीमित थे। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है आज की तारीख में, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी चेंज है।
और काफ़ी इनोवेटिव है। उनमें वो सारी चीज़ें हैं जो पुराने प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलती थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आज से 200 साल 300 साल पहले बने थे किन्हीं देशों के, उनमें वो चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन वो आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। जैसा कि अगर हम बात करें कि मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो हमने 3 फंक्शंस पढ़े, सिर्फ यही 3 फंक्शंस नहीं, इनके रूल्स और बढ़ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के एस्पिरेशंस और गोल्स को आगे बढ़ाना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हम बात करें जैसे फंडामेंटल राइट्स, दूसरी बात हम करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी है? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, वन मोर थिंग वी विल टॉक अबाउट प्रीएम्बल। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए। अगर आपने कभी प्रीएम्बल देश का पढ़ा हो तो उसके ऊपर लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया और भारत, हम शपथ लेते हैं कि हम हमारे देश को डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, रिपब्लिक, ठीक है, ये बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें सारे वर्ड लिखे हैं कि भाई हम हमारे देश को सोशलिस्ट भी बनाएंगे, डेमोक्रेटिक भी बनाएंगे, सेक्युलर भी बनाएंगे, ठीक है, रिपब्लिक भी बनाएंगे और सॉवरन भी रखेंगे। ठीक है, हमारी ये ड्यूटी है। अब ये लिखने की ज़रूरत क्या है? ये लिखने की ज़रूरत ऐसी है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक और ड्यूटी है कि वो पब्लिक को, और सब लोगों ने मिलकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक उद्देश्य ये भी है कि वो सोसाइटी को जस्ट बनाए। और सोसाइटी को जस्ट बनाने के लिए सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक होना इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी होना इंपॉर्टेंट है, सॉवरेनिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे काम सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं है, ये सारे काम सारे लोगों के हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक ड्यूटी ये भी बनती है लोगों के अंदर इन चीज़ों को डेवलप करना। दूसरी बात हम करें फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स क्या जरूरी है? क्या फंडामेंटल राइट्स कोई कानून है? नहीं, कोई कानून नहीं है, ये कुछ बेसिक अधिकार है। अगर आप 200 साल पुराने, 300 साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री की बुक के अंदर आप जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ें पढ़ते हो तो वहाँ आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए किए गए जो स्ट्रगल्स है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। तो पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, इसलिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन आज के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी बनाकर पब्लिक को दे दी गई हैं। और देने के पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि ये चीज़ें जो है सोसाइटी को एक जस्टिस या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी की तरफ आगे लेकर जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या करेंगे आपके लिए? फंडामेंटल राइट्स आपके लिए जो है वो एक ऐसे अधिकार देंगे, बेसिक राइट्स देंगे जो हर एक इंसान को मिले और वो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये वो उद्देश्य हैं, ठीक है, ये वो निर्देश हैं, ये वो सिद्धांत हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ठीक है, इनको फॉलो करना नहीं करना भले ही गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाए और गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आगे नहीं बढ़ाए, ये गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ा हुआ। फंडामेंटल राइट्स तो गवर्नमेंट को जो है फॉलो करने ही पड़ेंगे, करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर ऐसा नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? जैसे कि सोसाइटी को जस्ट बनाने के तरीके हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए कि गवर्नमेंट कोशिश करे कि भविष्य में भारत जो है उसके अंदर जो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी बन जाए। ये गवर्नमेंट इसके लिए हिंदी को प्रमोट करने के लिए समय समय पर कार्य करे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हमारी सारी भाषाओं को बराबर दर्जा दे रखा है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज को गवर्नमेंट आगे बढ़ाने का काम करते रहे। वो गवर्नमेंट सिचुएशन, सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखकर करे। जैसे गवर्नमेंट हिंदी को प्रमोट करने के लिए हिंदी दिवस मनाने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट ने जैसे कोशिश की है कि सारे जो काम हैं, राजकीय काम हैं केंद्रीय सरकार के, वो सारे हिंदी में किए जाएंगे। तो ये एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी
या मराठी या गुजराती या दूसरी कोई भाषा का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी को एक राज्य भाषा बनाने की, राष्ट्रभाषा बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी करंट में अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज, तो हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं, सारी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। सारी लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का जो दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में जो हिंदी भाषा है, अगर कहा जाए, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भी हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा है, नहीं, ऐसा नहीं। हिंदी भाषा पूरे भारत में सिर्फ 40% जनसंख्या ही हिंदी बोलती है, 60% जनसंख्या दूसरी भाषाएं बोलती है। तो इस वजह से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। और ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि हम हर किसी पर कोई भाषा थोप नहीं सकते। अगर हम तमिल बोलने वाले राज्यों को ये थोपेंगे कि आज से आपकी भाषा राजकीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा, आज से आपको हिंदी को माननी है और आपको हिंदी को यूज़ करना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया नहीं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमने ये जरूर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली कोशिश करती रहेगी कि क्या होता रहे कि राष्ट्रभाषा बनाने की तरफ अग्रसर स्टेप उठाती रहे, ठीक है, लेकिन सबके कंसेंसस के साथ, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करें कि पूरे देश में सारे धर्म जाति वगैरह जितने भी सबके लिए सेम का, चाहे आपका धर्म कोई भी हो, आपके धर्म पर कोई चीज़ अलाउड हो, नॉट अलाउड हो, लेकिन राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ ऐसे एक है कि गवर्नमेंट सेफ एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देगी, गवर्नमेंट सबको फूड इंश्योर कराएगी, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स ले रही है जिससे कि सारी चीज़ें हो सके। तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई है और इसका उद्देश्य सीधा सा ये है कि भविष्य में देश के अंदर एक ऐसी सोसाइटी बने जो कि बिल्कुल जस्ट हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ नहीं हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लेना ही नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है वो ये भी होता है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी डाउन ट्रोडन लोग हैं या जितनी भी इनइक्वलिटीज़ हैं, इन चीज़ों को कम किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए गवर्नमेंट को बाध्य करे कि इनइक्वलिटीज़ जो हो गई, डाउन ट्रोडन पब्लिक जो है, गरीबी जो है, उसको कंटिन्यूसली गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम्स के ज़रिए, कदम मेजर्स के ज़रिए उसको कम करना शुरू करे, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो हम इसके अंदर 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। इंडिया की बात करते हैं, जैसे हम बात करें इंडिया में अनटचेबिलिटी, इसको एबॉलिश कर दिया। अब अनटचेबिलिटी एबॉलिश करने से होगा क्या? अनटचेबिलिटी एबॉलिश करने से सबसे पहली चीज़ जो होगी कि जाति आधार पर उच्च जाति, निम्न जाति, हाई कास्ट, लो कास्ट वाला जो प्रॉब्लम है, जिसमें जिनकी वजह से लो कास्ट को बहुत सारी एट्रोसिटीज़ या एक्सप्लॉयटेशन फेस करने पड़ते हैं, तो उनको एबॉलिश करना, उनको कम करना। यहाँ उद्देश्य सोसाइटी में हाई और लो वाले सिस्टम को हटाना है, ठीक है ना। ये कोई तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया और कोशिश गवर्नमेंट ये करती कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जितने भी होते हैं देश के अंदर उनको कम से कम किया जाए, ठीक है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। ये गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारी चीज़ इंश्योर करने के लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए या किसी भी तरीके से जरिए, ठीक है। तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया। एक स्टेप ये हो गया किसकी तरफ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की तरफ, ये एक स्टेप हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट कोशिश करती रहेगी कि कास्ट के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सबको बराबर कास्ट, सब इक्वल हो, सब किसी के बीच में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो डाल दी गई है, ठीक है। तो ये 1950 में किया गया, जिससे कि क्या हो कि एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी बन सके, ठीक है। इंडिया के अंदर फ्रेमर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पहले से पता था कि भाई हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना कर देना है जिससे कि लोगों की डिग्निटी मेंटेन रहे, जिससे कि लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सके। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट देना, डिग्निटी देना, लोगों का सम्मान रहे, लोगों को बराबरी मिल सके, तो ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अपार्थाइड को ख़त्म करवा दिया, ठीक है। वहाँ पर जो
गोरे काले वाला जो भेद था वो पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म हो गया और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी का गोल मान लिया गया, एस्पिरेशन मान लिया गया कि एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसके अंदर अपार्थाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपार्थाइड नहीं होगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे इंडिया में अनटचेबिलिटी की हम बात कर लें, अपार्थाइड की बात कर लें हम साउथ अफ्रीका में, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस प्रकार के और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वो सारे सोसाइटी में ना हो, वो सारे सोसाइटी में ना हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है और ये बहुत ही इनोवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का एक हम पार्ट मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आज की तारीख में ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए गोल्स तैयार करते हैं, सोसाइटी के लिए एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं, मतलब सोसाइटी में सबका ध्यान रखा जाए। तो दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स डाले गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डाले गए हैं, प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ये सोसाइटी को क्या देता है? एक गोल देता है और एक जस्ट सोसाइटी बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें दो जगहों की हम बात करते हैं, वो दो जगह कौन सी है? एक तो जगह है आपकी साउथ अफ्रीका और एक जगह है आपकी इंडोनेशिया। अब देखो ये दो एग्जांपल है जिसको इनेबलिंग प्रोविजंस भी कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके फोर्थ फंक्शन के लिए। इनेबलिंग प्रोविजंस क्या है कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आज की तारीख में नया पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। साउथ अफ्रीका का एग्जांपल हम लेते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर क्या किया गया है? साउथ अफ्रीका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कह दिया है गवर्नमेंट को कि वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करे। क्या करे? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करे। अब देखो, हमें एक ऐसी सोसाइटी भी आज के तारीख में चाहिए जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो ना हो, लेकिन जहाँ पर लोगों के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो। तो ये भी आज की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। तो इसको पूरा करने के लिए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डाल दी गई है कि गवर्नमेंट प्रमोट करेगी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन किया जा सके। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के अंदर हमने देखा है कि इंडोनेशिया के अंदर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया है? वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन ये डाल दिया गया है कि वहाँ पर स्कूल एजुकेशन के लिए सारा काम गवर्नमेंट ही करेगी। कौन करेगी? गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट जो है एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाएगी जिससे कि उन सभी लोग, वो सभी लोग जो गरीब है, डेस्टिट्यूट्स है, डेस्टिट्यूट्स का मतलब बेसहारा लोग हैं, उन सबको एजुकेशन मिल सके। अब देखो ये एक बहुत बड़ा कदम है सोसाइटी की तरफ और कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही लिया गया है कि भाई सोसाइटी के अंदर ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे परिवार भी हैं जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्कूल एफर्ड नहीं कर सकते, वो फीस नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा इस्टेब्लिश करने के लिए कहा है, कर दिया है, जिससे कि डेस्टिट्यूट्स, पुअर, इन सबको क्या मिल सके? एजुकेशन मिल सके। ठीक है, उनको इधर उधर कहीं जाना ना। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक फंक्शन ये बढ़ जाता है, जिसका हमने एग्जांपल पढ़ा है कि किस तरीके से फंक्शन काम करता है कि सोसाइटी के लिए एस्पिरेशन और गोल्स को तैयार करना। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। अब देखो थोड़ा सा समझो, फंडामेंटल आइडेंटिटी आपकी पहचान। दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दूसरी होती है मोरल आइडेंटिटी। ठीक है, एक होती है फंडामेंटल आइडेंटिटी और एक होती है मोरल आइडेंटिटी। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मोरल आइडेंटिटी। इसको समझने के पहले ये आपको समझना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी टू द पीपल बाय एग्रीइंग टू द सेट ऑफ नॉर्म्स
ऑन हाउ वन शुड बी गवर्न एंड हु शुड बी गवर्न। देखो इसको इस तरीके से समझो कि हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं, हर एक प्रकार के लोगों की अलग अलग भाषा, रिलीजियन, कास्ट वगैरह बहुत कुछ अलग अलग है, मतलब हमारी बहुत सारी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। हर आदमी एक ही टाइम पर, जैसे मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूँ तो ये हम कॉमन बात करें कि एक ही टाइम पर हम किसी पर्टिकुलर कास्ट से भी बिलोंग करते हैं तो हमारी कास्ट आइडेंटिटी हो गई। एक ही टाइम पर हम एक राज्य से बिलोंग करते हैं तो हमारे राज्य की भी आइडेंटिटी हो गई कि हम राजस्थानी हैं जैसे कि। फिर इसी टाइम पर जो है हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर भाषा को बोलते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी एक आइडेंटिटी हो गई कि हम हिंदी भाषी लोग हैं। हम किसी पर्टिकुलर समाज के मेंबर भी है तो हमारी एक आइडेंटिटी हो गई कि हम समाज हैं, पर्टिकुलर समाज के हैं। और इसी वक्त हम कोई प्रोफेशन है हमारा तो हम उस प्रोफेशन वाली आइडेंटिटी में हमारी हो गई। तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, कल्चरल आइडेंटिटीज़, रिलीजियस आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो इन इतनी सारी आइडेंटिटीज़ जो है, इतनी सारी आइडेंटिटीज़ को तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर हम सबको अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमारी क्या है, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन ये भी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, फंडामेंटल आइडेंटिटी दे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स के ऊपर एग्री करना पड़ेगा। मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेट ऑफ नॉर्म्स दे रखे हैं उन सब के ऊपर हम एग्री करते हैं तो हमारी एक पूरी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनकर तैयार हो जाती है, या एक हमारी बेसिक आइडेंटिटी बनकर तैयार हो जाती है। और वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है हमारी, कि हम इंडियन, हमारे सिटीजनशिप की हमको आइडेंटिटी मिल जाती है, ठीक है। आप किसी भी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, आप इंडियन हो, बात करो, आप भारत में रहते हो इसलिए आप इंडियन हो। ये हमारी एक बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये तभी आइडेंटिटी हमको मिलती है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम एग्री नहीं करेंगे तो फिर वो आइडेंटिटी हमारी नहीं होगी। तो हम सब मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो इसलिए वी ऑल आर इंडियंस। तो दैट इज अवर वन आइडेंटिटी। सेकंड वन इज मोरल आइडेंटिटी। मोरल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मोरल आइडेंटिटी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सब के लिए, सब पब्लिक के लिए कुछ गोल्स असर्टेन करता है, उनको कुछ फ्रीडम्स देता है और साथ में उनको जो है कुछ एस्पिरेशंस देता है और ये उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। जो भी इन रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं इनको फॉलो नहीं करेगा तो फिर उनको जो है कुछ ना कुछ उनको पनिशमेंट वगैरह जो है देनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए कि हम आज़ादी की बात करें, फ्रीडम, वी हैव फ्रीडम टू मूव इन एनी प्लेस ऑफ द कंट्री, वी हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एनी, टू इट मीन्स फॉलो एनी रिलीजन, टू स्पीक एनी लैंग्वेज, टू स्टडी इन एनी लैंग्वेज, टू डू वट एवर द प्रोफेशन वी वांट टू फॉलो, परस्यू। और हम जॉब करना चाहते हैं, हम जो है वो बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। हम चाहे तो राजस्थान में बिज़नेस करें, हम चाहे तो महाराष्ट्र में बिज़नेस करें, हम चाहे तो कहीं भी बिज़नेस करें, हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। हम किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत आज़ादी है, ठीक है। लेकिन ये आज़ादी हमें तभी मिलेगी जब हम दूसरों की इसी आज़ादी को जो है सम्मान करें। हम जा सकते हैं तो दूसरे भी जा सकते हैं। अगर जहाँ हमने इसको क्रॉस किया और हमने खुद की आज़ादी को तो मेंटेन करने की कोशिश की लेकिन दूसरे की आज़ादी को छीनने की कोशिश की, वहाँ फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपको लगाम लगाता है। तो आपका जो है ये फ़र्ज़ है देश के प्रति, ये ड्यूटी है, ये एस्पिरेशन है आपका देश के प्रति कि आप जो है इस प्रकार के जितने भी फ्रीडम वगैरह इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करो। आप एक रेस्ट्रिक्शंस में रहो, लिमिट में रहो, आप अपने आप की लिमिट बनाकर। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, ये मोरल आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को फ्रीडम देकर, उनको गोल्स उनके लिए डिसाइड कर कर, उनके लिए एस्पिरेशन सर्टेन करके क्या करता है, उनको मोरल आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की जो है दो आइडेंटिटी देती है, एक होती है पॉलिटिकल आइडेंटिटी जिसके लिए सब लोग एग्री करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को तैयार होते हैं, और दूसरी मोरल आइडेंटिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के जरिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए या दूसरी चीज़ों के जरिए हमारे यहाँ पर पहुँचाए, जिसको हमें फॉलो करना है और जिसको हमें बाईपास नहीं करना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये जो आइडेंटिटीज़ है ये हर जगह पर अलग अलग हो, सब जगह सेम नहीं हो। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मल्टीपल आइडेंटिटीज वाला कंट्री है। यहाँ पर आप किसी भी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हो लेकिन आप इंडियन हो,
लेकिन हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर आपको जर्मन होने के लिए एथनिक जर्मन होना जरूरी है, मतलब पर्टिकुलर उनका जो क्राइटेरिया है जर्मन होने का वो जर्मन होना आपका ज़रूरी, तो वो आपकी वहाँ पर पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। तो किसी देश में सिंगल एथनिक आइडेंटिटी को पॉलिटिकल आइडेंटिटी मान लिया जाता है, और किसी देश के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को भी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ मान लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया राजस्थानी भी है कि टाइम पर किसी पर्टिकुलर शहर में रहने वाले लोग हैं, पर्टिकुलर कास्ट फॉलो करने वाले लोग हैं, पर्टिकुलर वर्ण वाले लोग हैं, समाज के लोग हैं, पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ये एक आपकी आइडेंटिटीज़ है, आप इनमें से कोई भी आइडेंटिटी में फॉल करते हो, लेकिन आपकी एक कॉमन आइडेंटिटी गवर्नमेंट ने बना दी है, दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दैट इज़ वी आर इंडिया। व्हाट तो ये पॉलिटिकल और फंडामेंटल आइडिया जो है आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है, जो इसमें पॉलिटिकल और मोरल आइडेंटिटीज़ है, ये भी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर जगह पर ये आइडेंटिटीज़ हर देश में अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारत एक मल्टीपल आइडेंटिटी वाला देश है, तो वहाँ के सब लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के सेट को, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उसके लिए एग्री करते हैं, तो उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारे देश में दे रखी है। बाकी आइडेंटिटी को देश नहीं पहचानता है, उसी में एक आइडेंटिटी पहचानता है इंडिया। बात चाहे फिर आप कोई भी भाषा बोलते हो, कुछ भी आपका सुबह समाज हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स विच मेक्स कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। इसको मैं आसान भाषा में कहूँ तो इसका अगर मैं हिंदी करूँ तो हिंदी में है कि भाई वो सारे तथ्य, वो सारे फैक्टर्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो असरकारक बनाते हैं। या एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं इसको टर्न करूँ तो भाई वो क्या चीज़ें हैं जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्टेबल बनाती हैं या सक्सेसफुल बनाती हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करते हैं? भाई देखो, हम आज़ाद हुए 1947 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने की शुरुआत हुई थी 1946 में, और वो बनकर तैयार हुआ था 1949 में, लागू हुआ था 1950। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये निकल कर आता है कि इतने साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए जा रहे हैं। वे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, उस समय सोसाइटी की क्या कंडीशन थी और 72 साल 70 साल बाद आज को सोसाइटी की क्या कंडीशन है, उसमें बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी हम आज भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आज से 70-72 साल पहले बनाया गया। तो ऐसा क्यों है कि 70 साल पहले बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, या कोई भी देश अपना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है? ठीक है, तो उसके पीछे सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग सक्सेसफुल हुआ है या लोग इसको आज भी मानते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या है। मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कैसे हुआ। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को मानने को तब रेडी होते हैं जब उस डॉक्यूमेंट के पीछे, उसको बनने की पीछे क्या हिस्ट्री है वो अगर हमें पता हो कि वो किन सर्कमस्टेंसेस में बना है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम उस डॉक्यूमेंट को माने या न माने। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों माने, तो उसका या कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल क्यों है, या पब्लिक इस कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव क्यों करती है, तो उसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्यों ये सक्सेसफुल है या क्यों ये सक्सेसफुल नहीं है। तो उसके पीछे एक ही चीज़ देखो कि भाई मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कैसे तैयार हुआ, इसको बनने के पीछे क्या हिस्ट्री है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी डिक्टेटर ने बनाया है, या मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया है, या किसी मिलिट्री रूल ने बनाया है, या किसी ऐसे लीडर ने बनाया है जो कि जिसको कि पब्लिक के बीच में पॉपुलैरिटी नहीं है या जिस पर पब्लिक विश्वास नहीं करती। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए बिना बनाए गए हैं, इनका सक्सेसफुल होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनका पब्लिक को सपोर्ट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कभी बनकर तैयार हो, जब भी बनकर तैयार हो जाए वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि पब्लिक का उस कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर
सब 3-4 मिलिट्री रूलर्स रह चुके हैं, जैसे एक ये जनरल अयूब खान थे 1962 के दौरान, फिर उसके बाद याया खान थे 1970 के दौरान, फिर उसके बाद ये सब जनरल थे पाकिस्तान आर्मी। फिर उसके बाद 1978-80 के आसपास जियाउल हक आए थे, ये भी जनरल थे मिलिट्री के। फिर हम 1999 की बात करें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए। ये चारों जो हैं, ये चारों मिलिट्री रूलर्स हैं पाकिस्तान के, और इन चारों ने सबसे लंबे समय तक पाकिस्तान के ऊपर रूल किया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि पाकिस्तान में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ बने थे, व्हाट यू कॉल इट, वहाँ के प्रेसिडेंट, पहले तो वो उन्होंने पहले तो कूप किया, और कूप के बाद वो वहाँ के उन्होंने 2009 में प्रेसिडेंट बने। फिर उन्होंने पूरा 2008 तक उनकी रूलिंग चली, और 2008 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट भी कर दिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जब वो कर दिए तो उसमें उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नया फ्रेमवर्क बनाया था, नया फ्रेम बनाया था, उस नए फ्रेम के अंदर उन्होंने जो है सारे पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में दे दिए कि मिलिट्री फाइनल डिसीजन लेगी, जो भी मतलब पार्लियामेंट चलेगी, पार्लियामेंट में जो पास होना होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन मिलिट्री के पास होगा, परवेज़ मुशर्रफ के पास होगा। तो 2008 में वो गवर्नमेंट चली गई, फिर बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बाद में उन्होंने अमेंड कर दिया। ऐसा ही 1962 मतलब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 4-5 बार अमेंड हो चुका है, और ये 4-5 बार जो अमेंडमेंट हुआ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये उन मिलिट्री रूलर्स ने किया जिनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं था। तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी, उसका सब देख सकते कि एक उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान अनस्टेबल इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, बिकॉज ऑफ कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रीच है वो थोड़ी सी कम है। और भी बहुत सारे देश है दुनिया के अंदर जहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है, जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। तो क्यों सक्सेसफुल है, तो उसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि अब इनकी हिस्ट्री देखो ये बने कैसे। पहली चीज़, इन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिन लोगों ने इनको बनाया है, लोगों का उनमें फेथ था। दूसरी चीज़ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सक्सेसफुल इसलिए भी है क्योंकि इनके बनने के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हिस्ट्री है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हिस्ट्री है कि काफ़ी लंबे समय तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए स्ट्रगल किया गया। हमने बहुत कुछ सीखा है ब्रिटिश रूल के अंदर। ब्रिटिश रूल को अगर हम 200 साल के ब्रिटिश रूल को अगर हम एनालाइज करें, 200-250 साल उन्होंने जब रूल किया, उसको अगर हम एनालाइज करें तो ठीक है, 200-250 साल उन्होंने बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की, लेकिन इसको उनके पूरे रूल ने 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फ्रेमर्स बैठे तो उनको उसने ये सिखा दिया, हमें पहले से पता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते हैं। और ये जो हमारी डिज़ायर थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते हैं, ये वही चीज़ थी जो पब्लिक भी फॉलो कर रही है। हमें पता था कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, ठीक है ना। हमने जो गलतियाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी हम वो कभी नहीं दोहराते। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स को ये सारी चीज़ें पता थी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो 3 साल का हार्डवर्क, 1946 से लेकर 1949 तक 3 साल लगे फ्रेमर्स को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो पहले तो वो चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ बनाने के ऊपर ही बात नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे बहुत बड़ी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की एक हिस्ट्री भी है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। और उसमें ये भी कोशिश की गई है कि भाई सब लोगों को समान रिस्पेक्ट दिया जाए। तीसरा पॉइंट क्या है कि इट वॉज ड्रॉन बाय पीपल हु आर मैन ऑफ इमेंस पब्लिक रेप्यूटेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया था जिनकी पब्लिक में रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। एग्जांपल के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ड्राफ्ट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कानूनी समझ को लेकर पूरे देश में किसी के मन में कोई डाउट नहीं, सब लोग उनकी कानूनी समझ की है ना, मतलब उनका सम्मान करते थे, और उनको सबको पता था कि भाई वो जो भी करेंगे वो सही करें, और रिजल्ट आप देख रहे हो, 70 साल तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटर चल रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन जो चेयरमैन थे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनकी रेपुटेशन को हम देख लें। महात्मा गांधी की गांधीयन गोल्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और भी जितने लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे सब रेप्यूटेड थे, वो पब्लिक का सब में विश्वास था, ठीक है।
तो ये एक रीज़न था, मतलब पहला रीज़न तो 3 साल लगे, दूसरा रीज़न हमारी एक लंबी थी जिसके अंदर हमने एट्रोसिटीज सही और हमको पता था क्या करना है क्या नहीं करना, और हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे, हम एक जस्ट सोसाइटी बनाएंगे, हमारे अंदर पहले से एस्पिरेशंस थी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेमर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें इतनी काबिलियत थी कि वो पब्लिक को कन्विंस कर सकते थे कि वो जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार हुआ, और यही रीज़न है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें सबका विश्वास है, ठीक है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तरह हमने के लिए हमने रेफरेंडम का कभी इस्तेमाल नहीं करा। अगर आप एग्जांपल जैसे ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ हम नहीं ऐड कर रहे हैं, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद कर रहे हो नहीं करते, तो पब्लिक वोट करती है। अगर फेवर में वोट आ गए तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी, अगेंस्ट में वोट आ गए तो वो चीज़ ऐड नहीं होगी। हमने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया, ठीक है। हमने किसी प्रकार का कोई रेफरेंडम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परफेक्ट बना हुआ। तो रीज़न सिंपल सा है कि भाई हमें कभी रेफरेंडम की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ऊपर हमें पूरा विश्वास था पहले से, और हमने उनको चुना था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पब्लिक नहीं चुना था, पब्लिक ने उनको चुनकर भेजा था जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए। तो बेसिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारी स्ट्रगल सही है, हमें पता था हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें पता था सोसाइटी में जस्ट क्या होता है, जस्ट क्या है और अनजस्ट क्या है, हमें पता है सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर हो रहा है। जैसे हमने टॉपिक पहले डिस्कस किया था कि एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी वाज एबोलिश, जैसे हमने ये टॉपिक पढ़ा था। तो अनटचेबिलिटी 1950 में हमने एबोलिश कर दी, क्यों? तो रीज़न सिंपल सा है क्योंकि हमने 50, 200, 250 साल ब्रिटिश रूल में और उसके पहले से हम अनटचेबिलिटी के जो ड्रॉबैक्स थे वो देखते चले आ रहे थे, तो हमको पता था कि भाई क्या है। तो हमारा पुराना एक्सपीरियंस था, और उस पुराने एक्सपीरियंस की वजह से हम जो है जो क्या बोलते हैं इसको, हमने क्या किया, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए कानून डाल दिया। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के थे, हमारी स्ट्रगल थी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, देश को लेकर हमारा जो सपना था वो पहले से रेडी था। तो इसलिए एक अच्छा और सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। तो सिमिलरली साउथ अफ्रीका में भी यही है। साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड का और ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत लंबा एट्रोसिटीज़ का दौर रहा, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। जब वो सब कुछ ख़त्म हुआ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी सक्सेसफुल है। तो रीज़न सिंपल सा है कि बनने के पीछे हिस्ट्री क्या है, हमने बहुत मेहनत करी इस कॉन्स्टिट्यूशन को पाने के लिए, ठीक है। और एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही बैलेंस तरीके से डाली हुई। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो पहला प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन का मतलब मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ कि प्रोमलगेशन का मतलब क्या होता है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बी, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कैसे हुआ। बस जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ कैसे बनी आपको पता लग जाता है तो बस फिर तो आपके दिमाग से सारी शंकाएं दूर होंगी। शंकाएं दूर होने का मतलब आप उस पर विश्वास करोगे नहीं करोगे ये क्लियर हो जाता है जब आपको उसकी हिस्ट्री पता चल जाए। ओके, नाउ वी विल मूव टू, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेसफुल होना इस पर भी डिपेंड करता है कि पब्लिक उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ और सिक्योर महसूस कर रही है या नहीं कर रही है। अगर पब्लिक जो रहने वाले लोग हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफ और सिक्योर महसूस कर रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका सक्सेसफुल नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था सिविक्स का, दैट इज़ जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट श्रीलंका, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई श्रीलंका के अंदर जो है वो एक सिविल वॉर चला था बिटवीन तमिल स्पीकर्स एंड सिंहला स्पीकर्स। सो व्हाट हैपेंड देयर, व्हाई डिड दैट सिविल वॉर टुक प्लेस या टेक प्लेस? द रीज़न बिहाइंड इज because in their constitution what they did, what Singha leaders did, they just removed each and every facilities or every faculties that were given to the Tamils. It means they started discriminating.
उन्होंने तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। जैसे अगर आपको टॉपिक पता हो तो हमने 2-3 पॉइंट्स उसमें पढ़े थे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉस्टर्ड बुद्धिज़्म, जबकि श्रीलंका में बुद्धिज़्म के अलावा श्रीलंका के अंदर हिंदुइज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये तीनों रिलीजन थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिलीजन में क्या डाल दिया, बुद्धिज़्म डाल दिया। मतलब जो आप एक प्रकार से कहते हो कि राष्ट्रीय नेशनल रिलीजन घोषित कर दिया। तो इससे किसकी भावनाएं भड़क गई, दूसरी सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन थी उनकी भावनाएं भड़क गई, जो कि तमिल स्पीकर थे, जो मैक्सिमम हिंदू थे, और कुछ तमिल स्पीकर्स मुस्लिम भी थे, तो उनकी भावनाएं भड़क गई, पहला रीज़न। दूसरा, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी उनमें सिंहला स्पीकर्स को ही सबसे ज़्यादा मौका दिया, तमिल स्पीकर्स को मौका नहीं दिया। अगेन तमिल स्पीकर्स को खुद को एलियनेटेड फील महसूस करने लगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से तमिल लोग जो थे वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको सेफ नहीं कर रहा था। तो वहाँ फेल हुआ तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो दो ग्रुप्स के बीच में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल तभी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल तभी होता है जब वो इंश्योर करे कि उस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी प्रकार के माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई ऑपरेशन होने नहीं देगा। ये माइनॉरिटीज़ कोई भी हो सकती है, ये लैंग्वेज स्पीकर्स के बेसिस पर हो सकती है, ये रिलीजन के बेसिस पर हो सकती है, ये कास्ट के बेसिस पर हो सकती है, या किसी भी प्रकार के कल्चर के बेसिस पर हो सकती है। तो उस किसी भी प्रकार के जो लोग हैं उनके साथ ये क्या करेगा, इनजस्टिस नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल तब होता है जब कुछ ऐसे प्रोविजंस उसमें डाल दिए जाते हैं जो इन चीज़ों को इंश्योर करें। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करती है, ये ऐसे प्रोविजन, सब्सटेंशियल प्रोविजन से ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाती है, अफेक्टिव बनाती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इंश्योर किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल इट्स सिटीजन्स और इट इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग। ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसरिस्पेक्ट दे रहा है सबको बराबर, तो वो सक्सेसफुल, नहीं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर कर रहा है कि भाई मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को किसी भी तरीके से ऑपरेस नहीं करेगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चीज़ें डाल रखी है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं होगा। नंबर्स के बेसिस पर ही मेजॉरिटी माइनॉरिटी बनती है, तो मेजॉरिटी अगर माइनॉरिटी को ऑपरेस नहीं करेगी, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रिविलेज नहीं दे सकता है ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। दूसरे की लागत, दूसरे की कीमत पर हम पहले को अगर फ़ायदा दे रहे हैं, कि दूसरे को नुकसान देकर हम पहले को फ़ायदा दे रहे हैं, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो किसी भी प्रकार का किसी को प्रिविलेज ना दे, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ग्रुप जो है अपने स्टेटस को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो मतलब जिनमें ऐसे प्रोविजंस हो जो कि सबको जो लिबर्टी देते हो, सबको जो रिस्पेक्ट देते हो, जो सबके लिए बराबर राइट्स देते हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ही सक्सेसफुल होते हैं। तो ये सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसे प्रोविजंस जो कि सोसाइटी के अंदर सबके साथ प्रॉपर इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, ओके। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी के साथ किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ठीक है, नाउ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, तीसरा रीज़न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल की तरफ आ रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। अभी तक तो हमने थोड़ा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, अब हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करता है इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा और वो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा।
ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, नो मोनोपोली। क्या ध्यान रखना है आपको? नो मोनोपोली। अब नो मोनोपोली का मतलब क्या है? नो मोनोपोली का मतलब ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी को भी बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए? बहुत सारा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जैसे हमारे पॉलिटिकल हमारा जो इंस्टीट्यूशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन है इसमें जैसे हम 3 इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अब ये 3 बड़े इंस्टीट्यूशन हैं हमारे देश में, जुडिशियरी, न्यायिक व्यवस्था, लेजिस्लेचर, ठीक है, विधान वाली व्यवस्था जिसके अंदर सब सारे कानून वगैरह बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपको। न्यायपालिका, विधायिका, अर्थात इट मीन्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर हम आए तो आपकी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, गवर्नमेंट आपकी बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, उनके सारे मिनिस्टर्स, स्टेट्स के अंदर अगर हम आए तो चीफ मिनिस्टर और उनके सारे मिनिस्टर्स। अब क्वेश्चन है कि इन तीनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन तीनों के बीच में वो कैसे होना चाहिए? किसी भी एक को ज़्यादा पावर दे दिया तो वो पावर को मिसयूज़ करेगा, ठीक है। तो इस मिसयूज़ को हमको रोकना है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर का। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो ज़्यादा पावर एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा पावर एक्सेस अगर करेगा तो फिर एक दूसरे को वो दबाने की कोशिश करेगा, काटने की कोशिश करेगा, और किस तरीके से आपके देश में किसी प्रकार की कोई एक जो है एक सामंजस्य वाली स्थिति नहीं बन पाई। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तीनों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के अंदर जो बात आती है वो है चेक एंड बैलेंस। अब चेक एंड बैलेंस क्या है? रोको, लगाम लगा। चेक का मतलब क्या है? लगाम लगा। आप लगाम लगाओ, ये सारे इंस्टीट्यूशंस पर लगाम होनी चाहिए कि ये अपनी हद पार ना करें, और ये सारी लगाम ये एक दूसरे पर लगाते हैं। मतलब ये इस प्रकार से हमारे यहाँ सिस्टम बनाया गया है कि तीनों एक दूसरे को चेक करते, रोकते हैं, और तीनों जो है जब एक दूसरे को चेक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने आप क्या बन जाता है? बैलेंस। कोई भी पावर का मिसयूज़ करने की कोशिश नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया है कि मान लो लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है और वो कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया। अब इस कानून को रोकेगा कौन? तो क्या किया है? इनको रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बना दिया गया है। तो जुडिशरी के पास पूरा अधिकार है कि ऐसा कोई भी कानून जो लेजिस्लेचर में पास हुआ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, जुडिशरी के पास पूरा अधिकार है कि वो उस कानून को वो कैंसल कर सकती है इफ जुडिशरी फाइंड्स इट आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव्स पर लगाम लगाने के लिए भी कई बार आप देखते हैं कि कोर्ट कोई डिसीजन पास कर देता है कि ये काम करो, वो काम ना करो, किसी चीज़ पर रोक लगा दो। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हमारे ये भी है कि जैसे मान लो कि कोई ऐसा जज है या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट है जो अपने पावर का मिसयूज़ करता है, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट जो है वो महाअभियोग, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, वो लाने का प्रावधान है जो कि एग्जीक्यूटिव ला सकती है लेजिस्लेचर में। तो इस तरीके से तीनों एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस करते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि
किसी के पास भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अगर मोनोपोली हो गई तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ जाएगा, एक झटके में मोकरी हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये फिर पावर का मिसयूज़ करेंगे तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि पावर जैसे जैसे बढ़ता है ना, सबसे पहले है ना नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करना बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है उसमें पावर को सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तभी बनेगा जब सारे इंस्टीट्यूशन कैसे हो, बैलेंस्ड हो, एक दूसरे को चेक करते हो, बैलेंस करते हो और उनको रोकने का कोई तरीका हो, किसी के पास मोनोपोली ना हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इफेक्टिव, क्योंकि हमारे बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है। तीनों इंस्टीट्यूट एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बैलेंस करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो न तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को हम लचीला तब कहेंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है तो उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया जा सकता है, एक बार फिक्स है, जो नॉर्म्स वगैरह लिख दिए वो फिक्स है, अब उसमें चेंज नहीं हो सकता, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है क्योंकि अगर आपने उसको रिजिड कर दिया तो भी उसके नुकसान है, और अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया तो भी उसके नुकसान है। फ्लेक्सिबल हद से ज़्यादा कर दिया तो फिर रूल्स रेगुलेशन की वैल्यू कम हो जाती है, लोगों के बीच में से कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो भरोसा है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिजिड कर दिया तो फिर एक प्रकार से रूढ़िवादी चीज़ें शुरू हो जाती है और फिर उसके अंदर कभी कोई समय के अनुसार चीज़ें बदल नहीं पाती है। देखो क्या है ना कि जैसे 1950 की अगर हम बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब देश में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, लेकिन आज देश में मोबाइल फ़ोन्स है। तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हमने रिजिड बना दिया तो मैं भी पॉसिबल कि मोबाइल फ़ोन्स को लेकर फिर कानून नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या फ्लेक्सिबल है, समय के साथ हमने उसको चेंज किया। जैसे एग्जांपल के लिए एक और मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, प्रियम्बल जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जब बना था 1950 में, तब उसके अंदर 3 वर्ड थे, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरन, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरन और 2 वर्ड और सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये पांचों शुरुआत से ही नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट नाम का वर्ड नहीं था प्रियम्बल। ये वर्ड जो है वो 1975 में डाला गया है अमेंडमेंट करके। उसके बाद हमारे प्रियम्बल में 2 नए वर्ड जोड़ दिए गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है। सोशलिस्ट भी बना दिया गया कंट्री को और सेक्युलर भी बना दिया गया, ठीक है। तो समय की नीड के अनुसार गवर्नमेंट को लगा कि अब ये चीज़ें होनी चाहिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि भाई हम कभी भी कोई भी चेंज कर दे। तो हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए हमने कोई तरीका बनाया, और वो तरीका क्या है कि भाई 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसके अलावा जितने भी राज्य सरकारें हैं हर राज्य के अंदर, मतलब भारत में 30 कंट्रीज़ या 30 स्टेट्स हैं, तो 30 स्टेट्स में से हम मान के चले कि 15 से 16 स्टेट्स उस अमेंडमेंट को सपोर्ट करने चाहिए, तभी जाकर वो चेंजेस हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं रिजिड होने से और फ्लेक्सिबल होने से रोकती है बहुत ज़्यादा। तो ये बैलेंस भी होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिजिड हो और कितना फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत सारे चेंजेस कर दोगे, सार्थकता खत्म हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन। और रिजिड हुआ और बहुत सारे चेंज समय के अनुसार चेंज नहीं कर पाए तो भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होने का उसके अंदर जो है वो एक प्रकार का व्हाट वी कॉल इट, उसके अंदर वो एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जो है क्या बनाती है, व्हाट वी कॉल इट, इफेक्टिव बनाती है, ठीक है। तो आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए। पहला टॉपिक हमने पढ़ा है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है फैक्टर्स विच मेक्स कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है
अगला टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वरना आपको भी बोरियत हो जाएगी। तो आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर एक बना कर दूँगा। आपके जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, जिनके पास मेरा नंबर है वो नंबर्स पर मैसेज कर सकते हैं। जो जिनके पास नहीं है वो कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल से अगर उनके पास नंबर नहीं है तो नंबर लेकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके जो भी डाउट्स हो उनको क्लियर कर दिया जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप आपके डाउट्स मुझे जो दें तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान में लेक्चर को पूरा समझकर अपने अपने डाउट्स मेरे सामने रखें। तो क्या चैप्टर जब भी कंप्लीट होगा तो आपके सारे डाउट्स को लेकर भी मैं एक लेक्चर तैयार करूँगा, जिसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको लेकर मैं सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ और घर पे आप अच्छे से रहिएगा। ओके, बाय।